नमस्कार दोस्तों, उत्थान क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम में मैं अभिषेक आनंद गुप्ता आप सभी का ढेर सारा स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो पर अगर आप नए आए हैं तो इससे पहले संविधान के 3 से 4 टॉपिक्स के वीडियो पहले ही तैयार किए जा चुके हैं। उसके एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने बना करके रखा हुआ है, तो पहले उस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद फिर इस वीडियो पे आइएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको मजा भी आ रहा होगा। ये सीरीज लगातार चल रही है। तो आज हम महत्वपूर्ण चीजों पर आ गए हैं। आज हम देखेंगे कि संविधान होता क्या है। ठीक है, आज जो हम चीज देखने वाले हैं वो है संविधान क्या होता है, क्या है संविधान, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो संविधान का मतलब क्या है पहले तो हम समझे। ठीक है, तो देखो इस चीज को समझना कि जब राजतंत्र था, जब राजा राज करते थे, उस समय क्या होता था, राजा राज करते थे उस समय पे नियम कौन बनाते थे, तो नियम शास्त्रों में लिखे होते थे। जैसे कि हमारे कौन कौन से शास्त्रों में, तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नाम आता है मनुस्मृति का, इसके अलावा आता है मिताक्षरा का। तो ये जो नाम है ये कैसे नाम है, ये धार्मिक ग्रंथ होते थे और धर्म के आधार पर राज्य संचालित होता था, जिसका प्रतिनिधि यानी कि राजनीतिक प्रतिनिधि राजा होता था, जबकि धार्मिक प्रतिनिधि कौन होता था, तो धार्मिक प्रतिनिधि पंडित, पुरोहित या गुरु होते थे। ठीक है, तो वो नियम जो था, शास्त्र वाले नियम, उन शास्त्रों को ही क्या कहना चाहिए, एक तरीके से संविधान कहना चाहिए। ठीक है, लेकिन संविधान जो है शब्द, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द उस टाइम पे नहीं चलता था, शास्त्र चलते थे और शास्त्र सम्मत कार्य करना क्या माना जाता था, संवैधानिक माना जाता था। ठीक है, क्या कहना चाहिए कि ऐसा माना जाता था जो ईश्वर विहित है, कहना चाहिए ईश्वर के द्वारा संचालित है, ऐसा मानते हैं। ठीक बात है, लेकिन आगे चल करके क्या हुआ, राजनीतिक अवधारणाएं बदलने लगी और सबसे पहले शुरुआत कहाँ पर हुई, यूरोप में। तो यूरोप में क्या हुआ, यूरोप में भी राजतंत्र चलता था, लेकिन हुआ क्या, एक ऐसी संस्था का निर्माण कर दिया गया क्योंकि राजा किसका प्रतिनिधि था, राजा सभी जनता का भी प्रतिनिधि था और धर्म का भी प्रतिनिधि हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा राज परिवार का भी प्रतिनिधि होता, सब काम उसी को ही दे चुके थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ब्रिटेन में एक ऐसी संस्था बनाई गई जो राजा का प्रतिनिधित्व नहीं करती, जनता का प्रतिनिधित्व करती, जिसको पार्लियामेंट कहा गया। और ये पार्लियामेंट या संसद या विधायिका धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगी और ये अवधारणा घर कर गई लोगों के अंदर कि लोगों की मर्जी से ही क्या होना चाहिए, राज व्यवस्था का संचालन होना चाहिए। और राज व्यवस्था का संचालन अगर लोगों के मतलब से होगा तो उस नियम को हम क्या कहेंगे, जैसा नियम जनता स्वीकार करेगी वैसा नियम हम स्वीकार करेंगे, तो उस नियम को हम क्या कहेंगे, तो उसको कहा गया संविधान। ठीक है, तो वही शब्द यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि संविधान क्या है। तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है। क्या है, संविधान एक लिखित दस्तावेज है या लिखित नियम है, ठीक है, जिससे उस देश की व्यवस्था चलती है। क्या, संविधान एक लिखित दस्तावेज या एक लिखित नियम, क्या कहा मैंने, संविधान एक लिखित दस्तावेज, ठीक है, या नियम, ठीक है, दस्तावेज या नियम है जिससे क्या होती है, उस देश की, भारत जैसे देशों की है ना, क्या चलती है, व्यवस्था चलती है। ठीक है, अब व्यवस्था का मतलब कोई भी व्यवस्था नहीं मानना। ठीक है, अब व्यवस्था का मतलब यहाँ पर कोई मशीन मैंने बना लिया और उसको व्यवस्था मानूंगा, गड़बड़। व्यवस्था का मतलब है नियम कायदों पर आधारित कुछ संस्थाएं बनाई गई जो संवैधानिक है, असंवैधानिक है, न्यायिक प्रकृति की है। ठीक बात है, जनता का ज्यादा प्रतिनिधित्व है, प्रशासनिक वर्ग का ज्यादा प्रतिनिधित्व है। ऐसी संस्थाओं की व्यवस्था जो राज्य को चलाने में सहायक है, यही क्या कहलाती है, यही कहलाती है राज व्यवस्था, जिसको हम अंग्रेजी में पॉलिटी कहते हैं। ठीक बात है, तो पॉलिटिक्स से निर्मित जो व्यवस्था है उसको पॉलिटी कहा गया है, यानी कि राज व्यवस्था कहा गया है। ठीक बात है, तो संविधान क्या है आपको समझ जाना चाहिए। इस संविधान एक लाइन में आपको याद हो जाए, क्या है संविधान, तो कहेगा तो एक लिखित दस्तावेज है जिसमें नियम है और वो क्या करता है, किसी देश विशेष की जो राज व्यवस्था है उसको चलाता है, उसको चलाने के लिए नियम। ठीक है, तो क्या है संविधान, एक लाइन में फिर से देखो, तो संविधान एक लिखित दस्तावेज या नियम है जिससे उस देश की व्यवस्था संचालित की जाती है। ये क्या है, संविधान। क्लियर है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो संविधान आपको समझ में आया होगा कि क्या। अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के विषय में, भारतीय संविधान कैसा है। ठीक है, तो दो बातें यहाँ ध्यान रखना जो एम लक्ष्मीकांत सर बोलते हैं, भारतीय संविधान की जो मूल भावना है, ठीक है, और तत्व है, ठीक है, ये क्या है, ये दोनों अद्वितीय है। इसके संबंध में सबसे पहली लाइन एम लक्ष्मीकांत सर की है कि भारतीय संविधान की तत्व, भारतीय संविधान के जितने तत्व हैं
तत्व मतलब क्या है यहाँ पर वो समझना। तो तत्व का मतलब है जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में विभाजन, वो तत्व है। या मैं कहूँ केंद्र और राज्य और स्थानीय सरकारों के मध्य विभाजन है, ठीक है, वो एक तत्व है। या मैं कहूँ संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, एक तत्व है, ठीक है। तो यहाँ पर भारतीय संविधान के जो तत्व हैं वो अद्वितीय हैं। अद्वितीय क्यों हो सकते हैं अद्वितीय? क्योंकि भले हमने विभिन्न देशों के संविधानों से अपने यहाँ विभिन्न प्रावधानों को विहित किया है, परोसा है, लाया है, समझ रहे हो, विहित किया है, लेकिन उसके बावजूद हमारा संविधान कैसा बन पड़ा, अद्वितीय। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि भारतीय राज व्यवस्था कैसी है, अद्वितीय है। और भारत की पूरी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था भी ऐसी ही है, जिसका परिणाम क्या होता है कि भारतीय संविधान का जो तत्व है मूल हो जाता है, मौलिक हो जाता है। दूसरी बात समझना, भावना, इमोशन, बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया गया है, भावना या इमोशन। तो भारतीय संविधान को जब बनाया गया तो अधिकतर लोगों की आलोचना क्या है, अधिकतर लोगों की आलोचना है कि इतना लंबा समय क्यों लग गया भाई, 2 साल 11 महीना 18 दिन, इतना लंबा। दूसरा फिर लिखित बनाया, और लिखित बनाया फिर भी क्या इतना लंबा, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां शुरू में, आगे चलकर तो और बड़ा हो गया। तो इतना लंबा बनाया हुआ है, तो इतना लंबा काम कब होता है, भावनाओं में, इमोशंस में, ठीक है। क्योंकि अगर आप बुद्धि का प्रयोग करके ऐसे नियम बनाते, ऐसी चीजें करते, तो हमारा हाल भी म्यांमार की तरह होता और नेपाल की तरह होता। म्यांमार और नेपाल और श्रीलंका के भी कहो तो इनके संविधान आज तक टिकाऊ संविधान नहीं बना सके लोग, लेकिन भारतीय संविधान टिकाऊ बना रहा। क्यों बना रहा? क्योंकि विभिन्न तत्वों की मौजूदगी है और विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व है, और सबकी भावना क्या है, उस टाइम की सबकी भावना थी कि भारत एक मजबूत राष्ट्र बने, क्योंकि भारत को विभिन्न टुकड़ों में बांटने की साजिश हो रही थी, रियासतें नहीं आई होती। तो सभी नेता कैसे थे, इमोशनली सोचने वाले नेता थे। इंटेलिजेंस तो सबके पास था ही, लेकिन इमोशनली सोचने वाले थे। इसलिए भावनात्मक बुनाई कुछ ज्यादा ही भारतीय संविधान में देखने को मिलती है। इसलिए इसको कहा सर ने मूल भावना और मूल तत्व कैसा है, अद्वितीय है, इसके जैसा दूसरा कोई, ठीक है। इसके बाद कुछ और उल्लेख करते हैं एम लक्ष्मीकांत सर। तो देखो एम लक्ष्मीकांत सर का कहना है कि इसमें बहुत सारे संशोधन हुए हैं, लेकिन हम एक महत्वपूर्ण संशोधन को थोड़ा सा उल्लेख बस करूंगा। देखो संविधान को परिवर्तित किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? समय बदल रहा है, युग बदल रहा है, तो परिस्थितियां और चुनौतियां भी नए राज व्यवस्था के लिए नए नए तरह की पैदा होती हैं। तो उनको बदलने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? उसको बदलने के लिए, है ना, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? संशोधन की, परिवर्तन की जरूरत पड़ेगी। तो भारतीय संविधान में भी एक कुछ बहुत बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इनमें से एक जो परिवर्तन उनको ध्यान में आता है सबसे ज्यादा, वो 42वां संविधान संशोधन 1976 का। इस संविधान संशोधन में क्या हुआ था? इस संविधान संशोधन इतना महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं, इतने लंबे यहाँ पर संशोधन किए गए थे, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया गया, ठीक है। लेकिन संविधान के संबंध में इतना बड़ा परिवर्तन अगर बार बार किया जाता तो भारतीय संविधान खतरनाक हो सकता था, या कहें कि भारतीय संविधान जो है वो अपने राज व्यवस्था की चुनौतियों को संभाल पाने में सक्षम ना रह पाता। इसलिए क्या हुआ, आगे चल करके एक बहुत अच्छा विवाद है, आगे मैं समझाऊंगा इसको, ठीक है। उसको बोलते हैं केशवानंद भारती विवाद। तो केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान की रक्षा के लिए मूल भावना या मूल ढांचे की अवधारणा दे डाली। अभी मूल ढांचा क्या है कि मूल ढांचा में कहा कि भाई कुछ ऐसे तत्व हैं संविधान के, कई पुस्तकों में 16, कई पुस्तकों में 21, कई पुस्तकों में 22 ऐसे इसमें प्रावधान दिए रहते हैं। जैसे राष्ट्रपति की निर्वाचन व्यवस्था है, विभाजन है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बीच विभाजन हो गया, संशोधन के प्रकार हो गए, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया हो गई, ठीक है, चुनाव प्रणालियां हो गई। इस सबको उन्होंने क्या कहा, इसको कहा कि ये मूल ढांचा है। इस मूल ढांचा या मूल आत्मा को आप नहीं बदल सकते, यानी संसद को कहा आप नहीं बदल सकते, समझ रहे हो ना। तो इसके बाद भारतीय संविधान कैसा हो गया, बहुत रिजिड होने लग गया है, अभी तो काफी रिजिड हो गया है, और ये होना आवश्यक भी है, क्योंकि राजनीतिक परिवर्तन, बहुत गजब के परिवर्तन नए नए भारतीय राज व्यवस्था में दिखाई देते हैं, तो इसलिए आवश्यक ये हमको जान पड़ता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, भारतीय जो संविधान है इसकी हम विशेषताओं पर विचार करते हैं। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, इसको पढ़ने की विशेषताएं 12 विशेषताएं इसमें दिया हुआ है लक्ष्मीकांत सर के रूप में। तो पहला हम लिखेंगे, पहला क्या कहते हैं, सबसे बड़ा लिखित संविधान।
सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ठीक है, क्या कहा? सबसे बड़ा और लिखित संविधान। समझना बात को। तो भारतीय संविधान सबसे बड़ा हो गया, कारण क्या है इसको थोड़ा समझे। तो देखो, क्या भारतीय संविधान निर्माता इसको सच में बड़ा बनाना चाहते थे, इतना लंबा बनाना चाहते थे, इतने सारे अनुच्छेद डालना चाहते थे? क्या ऐसी जरूरतें पड़ गई जिसके कारण इतना लंबा हो गया हमारा संविधान? ठीक है, तो एम लक्ष्मीकांत सर इसको बड़ा अच्छा तर्क देते हैं। इसमें जो उनका सबसे पहला जो तर्क हम देखते हैं वो है ऐतिहासिक तर्क। ऐतिहासिक तर्क, तो देखो ऐतिहासिक तर्क में जो महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर क्या है, 1935 का अधिनियम। मैंने आपको समझाया था 1935 का अधिनियम, अगर आपने देखा नहीं तो प्रीवियस वीडियो में देख लेना। 1935 का अधिनियम ही इतना लंबा चौड़ा बनाया गया था जिससे ये बात तय होती है। अंग्रेज कब आए थे मैंने बताया था, 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए थे। तो 1600 ईस्वी में आप आ करके कब जा रहे हो भारत से? भारत से 1935 तक, चलो मान लेता हूँ गए तो लोग 47 में। 1935 तक के आते आते इतना लंबा आपने संविधान बना डाला था, यानी कि एक व्यवस्था बना डाली थी, नियम कायदे पारित कर चुके थे। इससे ही ये बात पता चलती है कि भारत को एकजुट बनाए रखने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? एक लंबे चौड़े प्रावधान वाले संविधान की जरूरत पड़ेगी। तो ऐतिहासिक कारणों से, ऐतिहासिक भारत के जो राजनीतिक व्यवस्था है या राज व्यवस्था है, उसने ही मजबूर किया कि भारतीय संविधान कैसा हो, भारतीय संविधान लंबा हो। इसलिए अंग्रेजों ने 1935 के अधिनियम को लंबा चौड़ा बनाया और भारत जब आजाद हुआ इसका इम्पैक्ट स्पष्ट रूप में हमको दिखाई देता है भारतीय संविधान के ऊपर, जहां पर लंबा संविधान भारत के संविधान निर्माताओं ने बनाया। ठीक, तो पहला कारण। दूसरा हम कारण देखें वो है भौगोलिक कारण। इसको हम समझे भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण, ठीक है, तो भौगोलिक कारण में यहाँ पर समझना है कि भौगोलिक कारण क्या है। तो भौगोलिक कारण का मतलब है कि भारत का जो विस्तार है वो बहुत लंबा है। ठीक बात है, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक के, इधर पूर्व में हम कहें कच्छ गुजरात से लेकर के इधर तक के पूर्वोत्तर राज्यों तक, इतना लंबा क्षेत्र है। तो इसके जितना लंबा क्षेत्र होगा उतने अधिक राज्य होंगे और उतने अधिक क्या होगी? विविधता। को किस स्तर की विविधता? चाहे वो धर्मों के आधार पर हो, चाहे वो संप्रदाय के आधार पर हो, चाहे वो जन्म स्थान के आधार पर हो, चाहे लिंग के आधार पर हो, चाहे जनजाति व्यवस्थाओं के आधार पर हो, ठीक है, चाहे क्षेत्रों के आधार पर हो, प्रांतों के आधार पर, विभिन्न प्रकार की क्या है इसमें विविधताएं। इन विविधताओं ने मजबूर किया कि भारतीय संविधान को क्या किया जाए? लंबा बनाया जाए। ठीक है, इतना चौड़ा बनाया जाए, ठीक है, इतना बड़ा बनाया जाए लिखित रूप में कि सारी व्यवस्थाओं को हम कर सकें। ठीक है, तो हर चीज को लेकर के डर एक पैदा हुआ था कि भारतीय संविधान का कहीं बाल्कनाइजेशन ना हो जाए, तोड़ ना दिया जाए भारतीय संविधान को, जैसा अफ्रीका के साथ हुआ और जैसा यूगोस्लाविया के साथ में हुआ है। तो बहुत छोटे छोटे देश वहाँ निर्मित हो गए और कमजोर होकर के रह गए। देखते हुए आए थे वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं होती हैं और लड़ाइयाँ होती हैं। तो भारतीय जो भूखंड है इसका भी हाल ये ना हो जाए, इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस पर मेहनत किया। भले भौगोलिक दृष्टि से हमारा, अच्छा इसमें एक तर्क और दिया जाता है तो मैं इस पर बात करता हूँ। तो देखो इसमें तर्क ये दिया जाता है कि भाई अमेरिका भी तो इतना बड़ा है, भारत से बड़ा उसका जो भौगोलिक विस्तार है, फिर उसके लिए इतना छोटा संविधान क्यों? तो भैया अमेरिका जो क्या है, अमेरिका पहले 13 बस्तियों के रूप में आजाद हुआ था, सिर्फ और सिर्फ 13 बस्तियों। हम कहें तो भारत के 3-4 राज्य मिलाएं उतने ही बड़ा क्षेत्र का अमेरिका था जब आजाद हुआ। लेकिन धीरे धीरे क्या हुए, छोटे छोटे अन्य जो वहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र थे वो समझौते के कारण यूएसए यानी कि अमेरिका के साथ यूनाइटेड होते गए, जुड़ते चले गए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, धीरे धीरे उनका संविधान का आकार बढ़ा, लेकिन इतना नहीं बढ़ा जितना भारत का बढ़ा, क्योंकि भारत कैसा है, आजाद होते ही इतना बड़ा भूखंड भारत के पास। और अगर कहोगे तो 3 टुकड़े हो गए भारत के, अगर 3 टुकड़े ना होते तो और बड़ा होता, फिर संविधान और बड़ा हो जाता। ठीक बात है, तो ये भौगोलिक कारण जिसने क्या किया, भारतीय संविधान को इतना लंबा बनाने के लिए बना। ठीक है, तीसरा कारण हम जरा देखते हैं, वो कारण है राज्यों की संख्या। इसमें पड़ेगा राज्यों की संख्या। तो देखो राज्यों की संख्या है और राज्यों की संख्या के अलावा क्या है, हमारे यहाँ टोटल 28 राज्य है, ठीक है, और उसका केंद्र शासित प्रदेश की संख्या लगभग 9 हो गई है। अब इतने सारे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं, चलो उस टाइम पे तो नहीं थे, लेकिन राज्यों की संख्या तो ज्यादा थी ना, और प्रत्येक राज्य क्या कर रहा है, अलग तरह की विशेषताओं से ग्रसित है। अब पूर्वोत्तर के राज्यों को कहोगे तो बिल्कुल अलग तरह की संस्कृति लेकर के चलते हैं और जनजाति किसी के साथ मिलना नहीं चाहते, जैसे नागालैंड के लोग मिलना नहीं चाहते किसी से, तो क्या करोगे, मजबूरी में उनको अलग रखोगे।
समझ रहे हो ना। इसी तरीके से क्या, और उन लोगों को, बाकी लोगों को धर्म के आधार पर एक साथ रखना है, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग धर्मों का प्रतिनिधित्व, या मैं कहूँ कि ज़्यादा मात्रा में डोमिनेंस है। पंजाब में कहो तो पंजाबी वर्ग है, सिख वर्ग, ठीक बात है। इसके बाद में अगर हैदराबाद क्षेत्र कहूँ तो वहाँ पर मुसलमानों का प्रभुत्व ज़्यादा है, ठीक बात है। इसके बाद उत्तर का हम कहें कि वाराणसी क्षेत्र या यूपी का क्षेत्र, वहाँ पर हिंदू ज़्यादा है। तो हर जनजाति, हर जातियों को उसके संस्कृति का, धर्म का, भाषा का, ये सब चीज़ देना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को दोगे तो क्या होगा, राज्यों को अधिकार देने पड़ जाएंगे। प्रत्येक राज्य के पास अधिकार होगा, इस तरह का अधिकार, तो अपने राज्यों की व्यवस्था को संभाल सकेगा। नहीं तो राज्य में क्या हो जाएगी, अराजकता पैदा हो जाएगी। समझ रहे हो ना। यही हुआ भी था, अगर आपको याद हो, खैर मैं आगे बताऊंगा। तो होता क्या है कि भारत के आज़ाद होते ही क्या होता है, मांग शुरू हो जाती है भाषाई आधार पर कि हमको अलग राज्य चाहिए, अलग राज्य चाहिए, और आज भी मांग जारी है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि राज्यों का आकार बहुत बड़ा है और राज्य में विभिन्न प्रकार के संप्रदाय कार्यरत हैं, जो समय समय पर क्या करते हैं, केंद्र के लिए एक जटिल समस्या को उत्पन्न करते हैं। तो जटिल समस्या जब उत्पन्न हो गई तो उसको संभालने के लिए क्या चाहिए, राज्यों को ताकत चाहिए, और उसी ताकत को देने के लिए क्या करना पड़ेगा, भारतीय संविधान को लंबा बनाना पड़ेगा। आ रहा होगा ये समझ में। इसके बाद एक और आ जाते हैं कि यहाँ पर क्या था, एक कारण और देते हैं यहाँ पर लक्ष्मीकांत, तो संविधान विशेषज्ञों, संविधान विशेषज्ञों का प्रभुत्व। समझ में क्या है संविधान विशेषज्ञों का प्रभुत्व। तो देखो, भारतीय संविधान के जितने बनाने वाले थे, ठीक है, अधिकतर लोग क्या थे, वकील थे और राजव्यवस्था से ग्रसित थे, या क्या राजव्यवस्था क्षेत्र से आते थे। मैक्सिमम लोग लंदन में पढ़े हुए थे, लंदन में राजनीतिक क्षेत्रों को देखा हुआ था। और भारत के अगर थे तो भारत के राजा महाराजा भी राजनीतिक क्षेत्र से प्रभावित होते थे, और उस टाइम पे वकील बनना, बैरिस्टर बनना बड़ा प्रतिष्ठा का विषय माना जाता था। इसलिए अधिकतर लोगों ने वकीली को ज्वाइन किया, ठीक बात है, यानी कि वकीली करी। और कई लोग तो कैसे थे, प्रशासन के क्षेत्र में बहुत तेज लोग थे, जैसे ICS का एग्जाम निकाले हुए कई लोग, ठीक है। तो ऐसे लोगों में अगर प्रभुत्व होगा तो क्या होगा, संविधान को लेकर के बहुत सारी बहस हो जाएगी। डॉक्टर अम्बेडकर क्या करते थे, बहुत ज़्यादा जटिल कहीं पर बहस हो गई। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ, जो भारत का संविधान वाला जो वीडियो सीरीज आप उसको देखना, आपको समझ में आएगा कि डॉक्टर अम्बेडकर को कैसे करना पड़ता है। देखो, दो संविधान विशेषज्ञ थे, एक KT शाह थे, दूसरा शायद AK मुंशी थे, जहाँ मुझे ध्यान में है। तो दोनों के बीच में वाद विवाद हो गया, और एक पक्ष जो है क्या कर रहा था, गांधीवाद को लेकर चल रहा था, दूसरा पक्ष जो है समाजवाद को लेकर के चल रहा था। अब समाजवाद के जो कमियां हैं उसको हटाने की कोशिश दूसरा पक्ष कर रहा है, गांधीवाद की कमियां उसको उठाने का पक्ष पहला पक्ष कर रहा है। तो दोनों को समझाने का, दोनों को निश्चित रूप में समझाने की जिम्मेदारी किसकी, डॉक्टर अम्बेडकर की। तो डॉक्टर अम्बेडकर खड़े हुए और गांधीवाद कितना बड़ा है इसको उन्होंने बताया, समाजवाद को कितना बड़ा है वो बताया, और दोनों को ही भारतीय संविधान कवर कर रहा है या नहीं वो भी बताया। तो दोनों पक्ष संतुष्ट हुए। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर क्या है, इतने बड़े मात्रा में वकीलों का यहाँ पर जमघट था, जिसका परिणाम हमको देखने को मिला कि एक एक प्रावधानों पर इतनी गहरी और कमाल की चर्चा है। संविधान सभा की बहसें आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, इतनी कमाल की चर्चा है लोगों के बीच में, बहुत लेवल की, ठीक है। इसलिए आज भी उसको पढ़ाया जाता है, कई वकील उसको पढ़ते हैं, कई संविधान के जानने वाले उसको पढ़ते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर चौथा कारण बिल्कुल सही दिया है कि संविधान विशेषज्ञों का क्या था, यहाँ पर प्रभुत्व था, सारे के सारे वकील लोगों का यहाँ पर प्रभुत्व था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। कितने अनुच्छेद आदि हैं वो हम देखेंगे। तो भारतीय संविधान की जो मूल अनुच्छेद था उसकी संख्या कितनी थी, 395 यहाँ पर मूल अनुच्छेद था, और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8, ठीक है। मूल संविधान मतलब जब भारतीय संविधान निर्मित हुआ और उसको क्या कर दिया गया, सिग्नेचर कर दिया गया, ठीक है। सिग्नेचर करके फिर हमने स्वीकार कर दिया भारतीय संविधान है, तब उसका क्या बताओ। लेकिन वर्तमान में कितना है, यहाँ पर वर्तमान में संख्या इसके आ गई 470, ठीक, 470। अब यहाँ पर 25 क्या हो गए, इसके भाग हो गए। उस टाइम में क्या था, यहाँ पर टोटल 22 भाग होते थे, यहाँ पर 25 भाग हो गया है। अनुसूचियों की संख्या में 4 वृद्धि हो गई, मतलब अनुसूची अब 22 हो गई, क्या सही, 4 बढ़ गई मतलब 12 हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अनुसूचियों की संख्या में वृद्धि हुई। मतलब क्या, भारतीय संविधान इतना बड़ा है, सबसे बड़ा लिखित है संविधान है ये हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये इसमें पहला पॉइंट और विशेषता में मैं आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा हम देखते हैं लक्ष्मीकांत सर क्या कहते हैं विशेषताओं के संबंध में, ठीक है। तो जरा दूसरा को देखो, दूसरा इसमें कारण क्या दिया है। तो दूसरा इन्होंने कारण दिया इसमें विभिन्न
स्रोतों से भी, विभिन्न स्रोतों से भी समझना बात को। विभिन्न स्रोत कहने का मतलब क्या है? स्रोत का मतलब है सोर्स, कि भारतीय संविधान में कहाँ से चीजों को अपनाया गया। ठीक है, भारतीय संविधान में कोई देखो, भारतीय संविधान निर्माता ज्ञाता तो थे, एक बार में ज्ञाता है, लेकिन ज्ञाता होते हुए भी वो सब कुछ तो नहीं जान सकते ना कहीं के संविधान का उनको उदाहरण तो लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, अनेक देशों के संविधान को पढ़ना शुरू किया और संविधान को पढ़ पढ़ करके देखा कि कौन सी व्यवस्था भारतीय राज व्यवस्था के अनुरूप दिखाई दे रही है, और उसको उन्होंने क्या कर लिया, भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। ठीक है, तो इसमें से क्या था, ऐसी व्यवस्थाएं थी, सोर्सेस क्या थे? देखो, सबसे बड़ा जिसमें स्रोत है यहाँ पर कौन सा था? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, तो भारत शासन जो अधिनियम है वो कौन सा वाला? 1935 वाला अधिनियम। ये जो भारतीय शासन अधिनियम, इसका 50% हिस्सा भारतीय संविधान में ले लिया गया। उसको कुछ चीज़ों को परिवर्तित करते हुए, कुछ चीज़ों को बदलते हुए इसको स्वीकार कर लिया गया। अब सोच रहे हो 50% हिस्सा किसका? 1935 के अधिनियम का। जो इतना बड़ा अधिनियम है उसको उठा करके हमने लिया और उसके बाद उसी को भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप या भारतीय राज्य व्यवस्था के अनुरूप जो अंग्रेजों ने बनाया था उस पर हम भी परिवर्तन करते चले गए। और परिवर्तन करते करते क्या किया, एक बड़ा सा संविधान हम लोगों ने भी अपना लिया। तो इसलिए कहा विभिन्न स्रोतों से विहित, तो ये हो गया देशी स्रोत, इसको कहा जाता है। इसके अलावा क्या हुआ, तो दो भाग इसमें बड़ा ध्यान में रखने वाला है, हम इसको समझने के लिए कि स्रोत के संबंध में दो भाग क्या है। इसमें देखो डॉक्टर एम लक्ष्मीकांत सर इसको दो भागों में बांटते हैं। एक इसका क्या है, वो दार्शनिक है। ठीक है, दार्शनिक तत्व कहाँ से लिए गए, और दूसरा कहते हैं राजनीतिक तत्व कहाँ से लिए गए। ठीक है, इन दोनों को समझना। तो राजनीतिक तत्व और धार्मिक तत्व होते क्या है, या दार्शनिक तत्व होते क्या है, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो दार्शनिक तत्व है ये क्या होते हैं, इसको थोड़ा समझें। तो देखो, दर्शन के आधार पर ही क्या हो सकता है, भारतीय संविधान या किसी भी संविधान की निवृत्ति हो सकती है। समझना क्या है यहाँ पर, दर्शन कौन सा अपनाया गया, तो हम लोगों ने जो मिली दर्शन था, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, या मुंशी, ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो प्रभावित थे कहाँ से, तो प्रभावित थे फ्रांस की क्रांति से, 1889 की फ्रांस की क्रांति। अब फ्रांस की क्रांति में 3 नारे दिए गए, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। आगे चल करके 1917 में क्रांति हुई जिसको हम कहते हैं रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति में समानता का भाव बहुत अधिक प्रबल रहा, लेकिन समाजवाद का प्रभाव उसमें ज़्यादा दिखाई देने लग गया, कार्ल मार्क्स का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देने लग गया। हालांकि कार्ल मार्क्स साम्यवाद को लेकर के चलते हैं, समाजवाद को लेकर के नहीं चलते, लेकिन साम्यवाद का जो सॉफ्ट या नरम या शिथिल रूप है उसका हम क्या नाम देते हैं, समाजवाद नाम देते हैं। तो उससे प्रभावित होकर के अपनाया। तो ये सब क्या है, दर्शन, समझ रहे हो। तो भारतीय दर्शन जो था उससे प्रभावित होकर के हमारा संविधान बनाया गया, नहीं, बहुत कम मात्रा में भारतीय संविधान का प्रभाव या भारतीय दर्शन का प्रभाव हमारे संविधान में दिखता है। लेकिन जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा दिखता है वो किसका दिखता है, इसमें 2 देश आते हैं। ठीक है, इसमें से एक देश है वो है आयरलैंड। तो आयरलैंड ऐसा देश था जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में क्या होते हैं, दार्शनिक पैदा होते हैं, समझ गए ना। तो बहुत बड़ी मात्रा में दार्शनिक पैदा होते हैं, इसलिए क्या हुआ, आयरलैंड के संविधान से हमने कुछ चीज़ें उठा ली। दूसरा हमने कहाँ से उठाया, वह अमेरिका से। चूंकि क्या था, अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र था और एक लंबा समय, लगभग 100 साल से भी ज़्यादा समय अमेरिका ने संवैधानिक व्यवस्था में बिता चुके थे। इसलिए क्या किया हमने, संविधान में, अपने संविधान में अमेरिकी संविधान के जो तत्व हैं, दार्शनिक तत्व, उनको स्वीकार कर लिया। ठीक बात है। तो इसमें 2 बातें आई, इसमें क्या क्या आया था, इसमें एक अमेरिका से हमने ले लिया, देखो सर, मौलिक अधिकार, ये हमने ले लिया, फंडामेंटल राइट्स ले लिया। आयरलैंड से हमने क्या लिया था, इसके लिए राज्य के नीति के निदेशक तत्व, है ना, यानी कि डीपीएस, ये हमने उठा लिया, यहाँ से इसको ले लिया। ठीक है, तो ये हमने 2 चीजें दार्शनिक स्तर पर ली है। ठीक है, और दर्शन कैसा है, थोड़ा जटिल है लेकिन फिर भी आ रहा है। तो देखो, मौलिक अधिकार का मतलब है एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ नागरिक है। राज्य क्या कर सके, बहुत शक्तिशाली और नागरिकों को दबा सकता है, इसलिए राज्य के विरुद्ध नागरिकों को क्या अधिकार दिए गए, जिनको मौलिक अधिकार कहा गया, जिनका राज्य हनन नहीं कर सकता। और नागरिकों को राज्य के विरुद्ध एक न्यायपालिका दी गई कि राज्य अगर गलत करता हो नागरिकों के प्रति, तो वो न्यायपालिका के अगेंस्ट राज्य के प्रति न्यायपालिका में जा सकता है।
ऐसी व्यवस्था का नाम मौलिक अधिकार कहलाता है। दूसरा आयरलैंड की व्यवस्था। तो देखो जब आयरलैंड का संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माता थे आयरलैंड के, उन्होंने भी कहा कि यार आगे चल करके क्या होगा, आगे चल करके जो सरकारें आएंगी उसको हम क्या करवाना चाहते हैं, क्या निर्देश देना चाहते हैं, हम तो चले जाएंगे मर जाएंगे, तो फिर हमारा जो सपना है वो कैसे पूरा किया जाए। तो राज्य को हम निदेशक तत्व दे देते, ये निर्देश है हमारा, ये काम आपको करने हैं, ताकि फ्यूचर में भी आप क्या कर सको, हमारी आकांक्षा के अनुरूप, हमारे आदर्शों के अनुरूप, हमारे राष्ट्रवाद के अनुरूप आप क्या कर सको, हमारे देश का निर्माण कर सको। ठीक बात है। इसलिए क्या किया गया, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्व अपनाया गया। यही कारण है कि आज राज्य के नीति निदेशक तत्व के कारण क्या हुआ है, भारत में बड़ी मात्रा में सुधार आया, जिसमें शिक्षा का सुधार हो गया, माताओं के प्रति जो है प्रसूति सहायता हो गई, समान शिक्षा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कौन सा, इसका राजनीतिक स्रोत। तो राजनीतिक स्रोत कहाँ से लिया गया, मेनली जो लिया है हम लोगों ने वो ब्रिटेन से लिया है, क्योंकि ब्रिटेन हमारा क्या था, मातृ देश था और भारत इसका उपनिवेश रहा है। ठीक है, तो इसको हमने स्वीकार कर लिया ब्रिटेन को, समझ रहे हो बात को। तो ब्रिटेन के क्या सिद्धांत है, इसमें तीन तरह के, एक तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था थी, यहाँ पर मंत्रिमंडलीय या इसको हम कहेंगे कैबिनेट व्यवस्था। ठीक है, कैबिनेट व्यवस्था एक चीज। ठीक है, दूसरा हमने क्या अपनाया, विधायिका अपना लिया। ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका, इसी को हम कार्यपालिका भी बोल सकते हैं। तो कार्यपालिका, इसकी व्यवस्था को हमने अपना लिया। पूरी राजनीतिक व्यवस्था थी जो भारत के अनुकूल थी, जो हमें समझ में आ गया था, इसलिए हमने इसको अपना लिया। इसके अलावा भी कई देश थे जिससे हमने अपनाया, क्या क्या है, कनाडा है, ठीक है, इसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, इसके बाद जर्मनी है, यूएसएसआर या रूस है, दक्षिण अफ्रीका है ना, जापान आदि है। इन सभी देशों से हमने क्या किया था, अपने संविधान के लिए विभिन्न तत्वों को विहित किया था, उठाया था। इसमें डॉक्टर अंबेडकर का कथन बढ़िया है, ठीक है, उसको हम थोड़ा पढ़ें। भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधान को छानने के बाद किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, भारत के संविधान का निर्माण विभिन्न प्रकार के देशों के संविधान को छानने के उपरांत किया। ये मेंस में अच्छी लाइन आप उठा करके लिख सकते हो। ठीक है, तो हम आगे आ जाते हैं इसमें। ठीक है, अगला वाला जो इसमें कारण है वो है नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसका, तीसरा वाला विशेषता है इसका, तो इसको जरा देखो। ठीक है, तो तीसरा वाला क्या कहता है, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। समझना ये क्या है, नम्यता और अनम्यता। ठीक है, अनम्यता का मतलब होता है कठोर, तो इसका मतलब क्या हो गया नम्यता का, इसका मतलब हो गया लचीला। ठीक है, ये लचीला हो गया, ये कठोर हो गया। ठीक बात है। तो यहाँ समझना कि नम्यता और अनम्यता का क्या अभिप्राय है, इसको समझना। मैं बड़े ध्यान से समझा रहा हूँ इसको। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। देखो, तो देखो यहाँ पर कठोर का मतलब क्या है समझना। तो देखो दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, पहले समझना। एक व्यवस्था जो होती है उसको हम कहते हैं अध्यक्षीय प्रणाली, अध्यक्षीय प्रणाली, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, तो दूसरे को हम कहते हैं वो है संसदीय प्रणाली। ठीक, क्या होता है अध्यक्षीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली। ठीक है, और संसदीय प्रणाली। तो अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होगा, इसको मैं थोड़ा समझाऊं। तो अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है कि जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, वही कार्यकारी प्रमुख भी होगा और वास्तविक प्रमुख वही होगा। जैसे कि राष्ट्रपति है अमेरिका का, वो क्या है, वो कार्यकारी प्रमुख भी हो जाता है और वास्तविक प्रमुख भी हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अध्यक्षीय प्रणाली। दूसरी तरफ क्या है, संसदीय प्रणाली। तो संसदीय प्रणाली में क्या होगा, जो वास्तविक प्रमुख है और नाम मात्र का प्रमुख है वो अलग अलग होते हैं। भारत के संविधान में क्या होता है, वास्तविक प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री, और नाम मात्र का प्रमुख कौन होगा, तो होगा राष्ट्रपति। तो इस तरीके से विभाजन। अरे बात तो समझना कि कठोर संविधान या कठोर जो संविधान होता है वहाँ पर क्या व्यवस्था होती है। तो देखो अध्यक्षीय प्रणाली ज्यादा कठोर होती है किसकी तुलना में, संसदीय प्रणाली की तुलना में। हालांकि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली अपनाने के पीछे कारण ये है कि हमारा देश कैसा था, उपनिवेश था ब्रिटेन का, और उस परिधि में डलता चला गया था भारत का जो राज व्यवस्था। तो उसको हम अचानक से बिगाड़ते तो हो सकता था कि इनको नया प्रॉब्लम झेलना को पड़ता। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अध्यक्षीय प्रणाली में राजतंत्रात्मक व्यवस्था पीछे से छुपी हुई काम ज्यादा अच्छे से कर सकती है, जबकि संसदीय व्यवस्था में ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जो राज्य का मुखिया होता है वो भी कैसा होता है, चुनकर ही आता है।
ठीक है। तो यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर ऐसी नहीं थी। तो युवा क्या, भारत में अध्यक्षीय प्रणाली की जगह किसको अपनाया, संसदीय प्रणाली को अपना लिया। लेकिन अब हुआ क्या, अध्यक्षीय प्रणाली की भी कुछ अच्छी बातें हैं और संसदीय प्रणाली की भी कुछ अच्छी बातें हैं, तो हम करें क्या, ठीक है। तो संसदीय प्रणाली की जो संसद की व्यवस्था है, यहाँ पर संसद कैसा होगा, संप्रभु है, ठीक है। संसद यहाँ पर संप्रभु है। और दूसरी तरफ अध्यक्षीय प्रणाली में कौन संप्रभु है, अध्यक्षीय प्रणाली में संप्रभु है कौन, यहाँ पर न्यायालय है, काफी संप्रभु, ठीक है। तो दोनों की शक्ति क्या है, एकात्मकता है, या कहूँ मैं अतिवादिता को लिए हुए है। मतलब एक अति टाइप से संसद का प्रभाव है ब्रिटेन में और अति टाइप से न्यायपालिका प्रभाव है अमेरिका में। तो भारतीय संविधान निर्माता ने सोचा भैया हम कठोर होंगे तो ज्यादा कठोर हो जाएंगे, अगर हम कठोर हो जाते हैं संसदीय व्यवस्था में तो ब्रिटेन की तरह हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे न्यायालयी व्यवस्था में किसकी तरह हो जाएंगे, अध्यक्षीय सिस्टम की तरह हो जाएंगे। और लचीला हो जाएंगे तब कैसा होगा, तो लचीला हो जाएंगे तो किस मामले में लचीले हो जाएंगे, इसके यानी अध्यक्षीय प्रणाली का जो संसद होगा या पार्लियामेंट होगी उसमें हम लचीले पड़ जाएंगे। और यहाँ पर जो है संसदीय प्रणाली का क्या, तो संसदीय प्रणाली का न्यायपालिका है उसमें भी हम क्या हो जाएंगे, न्यायपालिका में इसमें भी हम क्या हो जाएंगे, शिथिल पड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, लचीले हो जाएंगे, समझ रहे हो, लचीले हो जाएंगे। इसलिए क्या हुआ, भारतीय संविधान निर्माताओं ने इनके बीच के संतुलन को स्वीकार किया, इनके बीच के संतुलन को स्वीकार किया। कहने का मतलब भारतीय संसद को भी क्या किया, संप्रभुता प्रदान की और न्यायालय को क्या प्रदान कर दिया, तो न्यायालय को स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायालय। भारत स्वतंत्र न्यायालय का समर्थक रहा है हमेशा से। क्यों ऐसा किया भारतीय संविधान निर्माताओं ने, क्योंकि अगर न्यायालय स्वतंत्र है इसका मतलब क्या हुआ, वो न्याय कर सकता है सही तरीके से। इसलिए सुना होगा कि जो भारत के जज होते हैं उनका पेमेंट जो है वो कम नहीं किया जा सकता, उनका कार्यकाल को घटाया नहीं जा सकता, ये सब काम करते हैं। क्यों, ताकि न्याय व्यवस्था मजबूत बन पाए। हरी बात। तो इसलिए क्या कहते हैं, भारतीय संविधान ना तो अनम्यता यानी कठोर को लिए हुए है और ना ही नम्यता यानी लचीलता को लिए, बल्कि क्या है, इनके बीच का समन्वय। ठीक है, ये मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, नम्यता अनम्यता। इसमें कुछ और बात होगी तो मैं बताता हूँ। इसमें एक और है, वो है बहुमत के आधार पर थोड़ा बता दूँ। तो देखो बहुमत जो है भारतीय संविधान में 3 टाइप के बहुमत है। पहला जो बहुमत है वो कैसा है, तो उसको बोलते हैं साधारण बहुमत, ठीक है। तो साधारण बहुमत है, नेशनल आंसर को पढ़ोगे तो क्या वो कहते हैं, वो 2 बहुमत लेते हैं। साधारण बहुमत में लास्ट में थोड़ा सा बता दो दिया उन्होंने कि साधारण बहुमत क्या है, जो डेली के डेली काम है, सामान्य काम है जो सरकार करती है, उनके लिए क्या कर दिया, सामान्य बहुमत की व्यवस्था कर दिया। क्योंकि उससे संविधान में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आता और ऐसा परिवर्तन नहीं आता जो संविधान को कमजोर करता हो या भारत की राजव्यवस्था को कमजोर करती हो। तो इसलिए सामान्य वाला बहुमत कर दिया, सामान्य बहुमत मतलब 50+1, ठीक है, 51% ये बना दिया। इसके बाद फिर क्या कर दिया, दूसरा वाला जो है बहुमत, ठीक है, उसको हम कहते हैं विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत में क्या होगा, विशेष बहुमत में 2/3 कर दिया, 2/3 कर दिया, मतलब 75% के आसपास आपको करना पड़ेगा, 2/3। तो यहाँ पर क्या कर दिया, विशेष बहुमत चाहिए, यानी विशेष बहुमत किसका, उपस्थित और मतदान करने वाले। उसका मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले का क्या मतलब है भाई, सदन में मान लो 100 की संख्या है और 90 के 90 ही आए हैं, तो 90 में क्या होगा, बहुमत 46 का बहुमत आ जाएगा, ठीक बात है। तो उसको हम लेंगे, समझ रहे, 2/3 का जो बहुमत होगा हम उसको लेंगे। तो इसलिए कहा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की सहमति से सदस्यों की संख्या का 2/3, उसको कहेंगे, ठीक है। तीसरा वाला जो बहुमत है वो कैसा है, तो विशेष बहुमत तो इसमें होगा ही क्या, विशेष बहुमत तो होगा ही, इसके अलावा इसके साथ क्या चाहिए होगा, तो विशेष बहुमत के समय हमें क्या करना होगा, आधे से अधिक राज्य, आधे से अधिक राज्य। तो भारत के पास कितने राज्य, 28, तो 28 का आधा क्या होगा, 14, तो हमको क्या चाहिए, 15, एक बढ़ा करके 15, यहाँ पर भी 15 राज्य, समझ रहे बात को। तो यहाँ पर जो 15 है वो आधे से अधिक राज्य हैं, इनका हमें क्या चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए और विशेष बहुमत चाहिए किसका, दोनों सदनों का, लोकसभा और राज्यसभा का, तो हम किसी चीज को पारित कर सकेंगे, ठीक है। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या किया, 3 तरह के संशोधनों की व्यवस्था रखी ताकि भारतीय संविधान जहां पर लचीला होना चाहिए वहां पर लचीला हो जाए, जहां कठोर होना चाहिए वहां पर कठोर हो जाए। तो ऐसे प्रावधान जो भारतीय संविधान में बहुत मुश्किल से बदले जा सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, बहुत मुश्किल से बदला जा सकता है इसको। चुनाव आयोग की शक्तियों को कम करना बहुत मुश्किल से किया जा सकता है, न्यायपालिका की शक्तियों को कम करना बहुत मुश्किल से किया जा सकता है। हाँ, बढ़ाना हो तो विशेष बहुमत से कर डालेगा, कम करना है मतलब बहुत चैलेंजिंग काम।
समझ रहे हो बात को? तो इसलिए क्या है, भारतीय संविधान कैसा है, नम्यता और अनम्यता का समन्वय लिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं काफी डिटेल में इसको समझाते चल रहा हूँ। कोई भारतीय संविधान की विशेषताओं को अगर आपने ढंग से समझ लिया तो इसका मतलब ये है कि आप भारतीय संविधान की मूलभूत अवधारणा को समझ गए हैं और आगे चल करके जो शब्द इनका मैं प्रयोग करूंगा आप उसको संभालने के लिए समर्थ बन चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। चौथा वाला इसमें देखते हैं, एकात्मकता के ऊपर जुटाव के साथ संघीय व्यवस्था। ये देखो, एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, संघीय व्यवस्था। ठीक है, ये समझना। ठीक है, एकात्मकता और संघीयता, पहले तो ये दोनों को समझो कि होता क्या है। ठीक है, पहले एक समझो कि ये है संघीय व्यवस्था। ठीक है, संघीय व्यवस्था क्या है उसको समझना। तो देखो, संघीय व्यवस्था में क्या होता है, संघ काम करता है। एक संघ का क्या मतलब है, विभिन्न प्रकार के क्या है हमारे पास ये राज्य। ठीक है, अब संघ का अपना कोई जगह नहीं होता, पूरा पूरा एरिया ही क्या है संघ का अपना है। तो पूरा एरिया किसका कहलाएगा, तो संघ का कहलाएगा। और प्रत्येक छोटा हिस्सा क्या कहलाएगा, राज्य कहलाएगा। ठीक है, राज्य। तो जब भी संघ क्या करे, जब भी संघ सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत संचालित हो रहा हो, वो राज्य के स्तर पर बहुत कुछ कर ना रहा हो और राज्य क्या कर रहे हो, अपने नियम कायदों के अनुसार चल रहे हो। मतलब ये है, जैसे अभी व्यवस्था कैसी है, अभी संघ जो है वो यानी कि केंद्र सरकार अपने मन से चल रही है, बिल्कुल संघीय व्यवस्था के साथ चल रही है। और राज्य सरकारें, छत्तीसगढ़ राज्य भी अपनी राज्य व्यवस्था या राजकीय व्यवस्था के माध्यम से चल रही है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक बात है, केंद्र अपना काम करे, राज्य अपना काम करे, ये संघीय व्यवस्था। देखो दूसरी तरफ कैसा हो जाएगा, एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था मतलब संघ जैसा बोल रहा है वैसा क्या करना पड़ेगा, सभी राज्यों को करना पड़ेगा। ये कब हो जाएगा, तो कुछ विशेष परिस्थितियों में होता है। जैसे हमारे यहाँ आपातकाल की परिस्थिति, मान लो राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में लग गया। ठीक है, जो लग चुका है 2-3 बार। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल जब लगेगा तो राज्यों का जो अधिकार है, राज्यों को अलग से अधिकार प्रदान किया भारतीय संविधान ने, वो सारा छिन जाएगा, सब किसके अधीन आ जाएगा, संघ के नियंत्रण में आ जाएगा। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था के स्थान पर क्या हो जाएगी, एकात्मक व्यवस्था लागू हो जाएगी। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल में आऊँ। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है। तो ठीक है, जैसे संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान होते हैं। जैसे हमारे यहाँ भारतीय संविधान में क्या क्या लक्षण है जो संघ के हैं और विद्यमान, उसको देखो। हमारे यहाँ क्या होता है, तो हमारे यहाँ महत्वपूर्ण बात है, दो सरकारें, है ना, यहाँ पर मैंने बताया, ये तुमने बताया। ठीक है, दो सरकारें, ये ठीक है, दो सरकारें हमारे यहाँ होते ही है। ठीक है, इसके बाद क्या है, शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, शक्तियों का विभाजन। ठीक बात है, तो शक्तियों का विभाजन भी रखा गया। ठीक है, इसके अलावा क्या रखा गया, तो इसके अलावा लिखित है ना, सर्वोच्च है। ठीक है, लिखित है हमारा संविधान। इसके अलावा कैसा है, सर्वोच्च है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब संघीय व्यवस्था के लक्षण होते हैं जो भारतीय संविधान में पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना, भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, संघीय कहने का मतलब क्या हो जाएगा, पूर्णतः संघीय व्यवस्था पर आधारित होकर के चलता हुआ संविधान। लेकिन ऐसा नहीं है, पूर्णतः संघीय व्यवस्था को नहीं रखा है और जो संघात्मक संघीय व्यवस्था को लेकर के चलता है। और भारत के संविधान को क्या क्या है, भारत को क्या क्या, द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, राज्यों का, द यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि राज्यों का क्या कहा, संघ का। इसका मतलब क्या है, वो संघीय व्यवस्था को लेकर के चलता है लेकिन पूर्णतः संघीय नहीं होता। क्योंकि होता क्या है, संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक व्यवस्था भी कभी भी परिस्थितिवश, समयवश उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। आगे आ जाता हूँ, मैं थोड़ा सा एकात्मकता को समझाऊंगा और अच्छे से। तो देखो, एकात्मकता का क्या अभिप्राय है ना। तो भारतीय एकात्मकता का मतलब ये है कि देखो हमारे जो राज्य हैं, ठीक है, वो राज्य तो अलग अलग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लेकिन सभी राज्यों में क्या है, यहाँ पर एक उठा लें हम न्यायपालिका। तो न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो कैसी है, एकात्मक है। ठीक है, सभी राज्यों के पास अपने क्या है, न्यायपालिका है, हाई कोर्ट है, लेकिन उसके बावजूद ऊपर में एक हाई कोर्ट बना रखा है, सर्वोच्च न्यायालय, ताकि क्या हो, सारे न्यायिक तंत्र पर एकात्मक रूप में नियंत्रण स्थापित हो जाए। यहाँ तक कि नियंत्रण है कि प्रत्येक जिले में जो जिला अदालत होती है, जिला अदालत से लेकर के हाई कोर्ट,
और हाई कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के कहाँ तक का सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय तक के वहां तक की जो व्यवस्था है पूरी की पूरी लागू हुई है एकात्मक रूप में। समझ रहे हो? या मैं इसको और कहूँ एकात्मकता को, तो इससे अच्छा उदाहरण क्या है इसका और अच्छा उदाहरण नागरिकता। ठीक है, नागरिकता। तो नागरिकता में देखो क्या है, तो नागरिकता में भैया, नागरिकता में क्या होता है, भारतीय संविधान के तहत 2 प्रकार की नागरिकता दी नहीं जाती। जैसे कैसे होता है, अमेरिका में क्या होता है, 2 प्रकार की नागरिकता दी गई है। यानी एक कैसे होती है, राज्यों की नागरिकता होगी, जिस राज्य से आते हैं उसकी नागरिकता होगी, और दूसरी नागरिकता किसकी होगी, तो पूरे देश की एक नागरिकता होगी। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता व्यवस्था है, ये क्या कहलाएगा, एकात्मक व्यवस्था। उसी तरीके से आपातकाल में संघ ही संघ चलता है, केंद्र ही केंद्र चलता है, राज्यों स्थानीय सरकारों की भूमिका नहीं रह जाती है। नागरिकों की भूमिका भी 20-21 अगर अनुच्छेद को छोड़ दें तो बाकी केवल नागरिकों की भूमिका रह जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा, एकात्मक व्यवस्था और संघीय व्यवस्था दोनों ही हमारे यहाँ दिखाई देते हैं। ठीक बात है। इसमें मैं आ जाऊँ भारतीय संविधान के अन्य नाम क्या क्या इसलिए पड़ गए हैं, इस संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था के कारण। ठीक है, और नाम क्या क्या इसमें पड़ गए हैं, तो देखो इसमें क्या क्या नाम दिया विभिन्न संविधान, इसको समझना। एक नाम इसमें दिया, बड़ा प्रभाव नाम है, वो कौन सा है, एकात्मकता की भावना में। क्या नाम दिया, एकात्मकता की भावना में संघ। ठीक है, संघ जो है वो अपना संघीय व्यवस्था के माध्यम से चल ही रहा है, लेकिन एकात्मकता की भावना को भी लिए रहता है संघ। कितना बढ़िया था। ठीक है, दूसरा कहा कि इसमें अर्थ संविधान, अर्थ संविधान इसने प्रयोग किया। इस विद्वान का नाम है, इस विद्वान का नाम है केसी वेयर। केसी वेयर ने इसका उपयोग किया, बड़े संविधान निर्माता रहे, ये भी संविधान विशेषज्ञ रहे। तो अर्थ संविधान कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, अर्थ संविधान कहने का मतलब क्या हुआ, तो संविधान का जो मूल अर्थ होना चाहिए उसको निर्धारित करता है, इसलिए अर्थ संविधान का। ठीक है, कई पुस्तकों में अर्ध संविधान भी लिखता है। अर्ध संविधान का मतलब भी ठीक है, अर्ध संविधान मतलब पूर्णतः संवैधानिक व्यवस्था को लेकर के ना चल रहा है, एकात्मकता को लेकर के चल रहा है, इसलिए। तीसरा इसमें शब्द इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म। बार्गेनिंग फेडरलिज्म। ठीक है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म। बार्गेनिंग मतलब क्या होता है, बार्गेनिंग का मतलब होता है, हाँ ठीक है, बार्गेनिंग का मतलब होता है ना, मोल भाव करना। तो मोल भाव क्या है, हम संघीय व्यवस्था के माध्यम से चल रहे हैं भाई, ठीक है, मोल भाव करते हुए चला रहे हैं, ठीक है, चल रहे हो। लेकिन टाइम बाद क्या हुआ, आप अति कर देते हो, क्या होगा, सीधा एकात्मक व्यवस्था आपके ऊपर लागू कर देंगे। जैसे कोई राज्य है, चल रहा है संघीय व्यवस्था के माध्यम से, चला रहे हैं, जैसे ही केंद्र की बात नहीं मानो, क्या कर देंगे, एकात्मक व्यवस्था थोप देंगे, जाओ राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बार्गेनिंग सर्विस चल रही है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म में कौन मानता है, मॉरिस जोन्स का एक मानता है। ठीक है, मॉरिस जोन्स, ये इसका कहना है, मॉरिस जोन्स। इसके बाद फिर एक और जो वर्ड है वो कौन सा है, एक और कहते हैं यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, कोऑपरेटिव कहने का मतलब सहकारिता पर आधारित, क्या है, सहकारिता पर आधारित, है ना, सहकारिता पर आधारित संविधान है। कहने का मतलब सहकारिता कब होती है, जब हम साथ मिल करके चलते हैं किसी समान उद्देश्य के लिए, तो उसे कहा जाता है सहकारिता पर आधारित फेडरलिज्म या संघवाद। एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। देने वाले विद्वान का नाम हम देख लीजिए जरा, इनका नाम है ग्रेनविल ऑस्टिन। अच्छा, इनका ग्रेनविल ऑस्टिन, बहुत प्रसिद्ध है ग्रेनविल ऑस्टिन, इन्होंने इसको किया। ठीक है, इसके बाद जो मेरा फेवरेट है, जो मैंने सबसे ज्यादा समझता हूँ, फेडरेशन विद सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। ये सबसे सही कहा गया मुझे ऐसा लगता है अपने आप में। ठीक है, आइवर जेनिक्स का है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये कहते हैं फेडरेशन विद सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी, सेंटर विद द, ठीक है, सेंटर विद द सेटल्ड टेंडेंसी। ठीक है, सेल्फ टेंडेंसी। नाम क्या है इनका, इनका नाम था आइवर और जेनी, ये इनका है। ये सबसे ज्यादा मुझे पसंद है इसलिए। तो देखो, सेंटर के पास बहुत ज्यादा एकात्मकता है। भारतीय संविधान कैसा है, केंद्र की तरफ झुका हुआ। तो सेंटर विद द सेटल्ड
टेंडेंसी मतलब क्या हुआ, सेटल्ड मतलब जब भी क्या होता है, जब भी मामला सेटल नहीं होता लेकिन सेंटर क्या करना होता है, उसको सेटल करना होता है। किसको, टेंडेंसी को। किसको, टेंडेंसी, कि हम एक साथ बढ़ने वाले हैं, एक साथ चलने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर शब्द इस्तेमाल करता है फेडरेशन विद द सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। ऐसा है सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। फेडरेशन कैसा है, सेंट्रलाइज्ड है, मतलब सेंटर की तरफ झुका हुआ है और सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी के साथ झुका हुआ है, भले वो राज्यों के साथ संघीय व्यवस्था के साथ काम करता हो। यानी फेडरेशन तो है ही, सबको साथ लेकर के चलना है ही, लेकिन कैसा है, सबको साथ लेकर चलने के साथ साथ वो क्या करता है, एक अपने अंदर माइंड बनाकर चलता है कि हम क्या करेंगे, सेंट्रलाइज्ड रूप में बने रहेंगे, ये मन करके चलता है। अरे बात यहाँ पर ठीक है। तो ये बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने बताया हुआ है ना, एम लक्ष्मीकांत सर ने। हमने कितने पॉइंट्स पर चर्चा करी है, हमने पॉइंट्स पर चर्चा करी, 4 पॉइंट्स पर हमने चर्चा करी है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको कॉन्सेप्ट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, जिसको भी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन नहीं बनते संविधान के, इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो संविधान का जो कॉन्सेप्ट है उसकी विशेषता समझे बिना नहीं आ सकता है, समझ रहे हो। क्योंकि आगे चल करके क्या होगा, आगे चल करके तो अनुच्छेदों पर चर्चा होगी, तो अनुच्छेदों में कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्या है, फैक्ट आते हैं वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। अभी तक क्या आपको क्या करना है, आगे चलकर मैं पूरा संविधान की विशेषताएं बताऊंगा, प्रस्तावना बताऊंगा, मान करके चलो आप कहाँ तक, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वहाँ तक गहरे से गहरा वहाँ पर कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो संविधान की बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चलेंगी, ठीक है। आपको देखते ही समझ में आएगा संविधान निर्माता ऐसा कभी नहीं सोच सकते, तो वहीं से आप क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड की तरफ जाना शुरू हो जाओगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, इस वीडियो को अगर एक बार ना समझ में आए दोबारा देखो, तिबारा देखो, ठीक है। और एम लक्ष्मीकांत सर की पुस्तक के साथ देखो अगर हो सके तो। उस पुस्तक को मिला करके जब देखोगे ना तो क्या होगा, उसको मिला करके देखने के कारण आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा और अधिक समझ में आएगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपने कभी कॉन्सेप्ट वाला मेंस बेस पर कभी संविधान नहीं पढ़ा तो बार बार इसको पढ़ो, जा करके बार देखो वीडियो को, ठीक है। तो आज मैं 4 ही पॉइंट्स पर चर्चा कर रहा हूँ, समय का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स पर चर्चा के बाद कल हम सारे पॉइंट्स ले लेंगे एक साथ और संविधान की जो आलोचना है कोशिश करेंगे वो भी इस एक वीडियो में आ जाए। तो उसके बाद आपका बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आखिरी में वही मैं कहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो टेंडेंसी हो रही है यार, अभी सुनने में आया है, जो अंबिकापुर की लड़की बिलासपुर में रहती थी उसने सुसाइड कर लिया। इतना दुख की बात है, मतलब जीवन खत्म नहीं हो जाता ना, किसी परीक्षा में सिलेक्शन नहीं होने का मतलब जीवन खत्म नहीं हुआ है ना। जीवन जीने के और भी बहुत तरीके हैं, है ना। आपका कोई साथ दे ना दे, पेपर निकले ना निकले, आप अकेले हो जाओ, लेकिन फिर भी जीवन तो चलता ही है ना, कैसे भी करके चल ही जाता है। तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। अगर आपके आसपास कोई है तो बिल्कुल उसको समझाइए, है ना। अगर आप में से कोई ऐसा लगता है तो मुझे कॉल करिए मेरे नंबर पर, ठीक है। नंबर मैं बार देता रहता हूँ 9827287691, इसमें कॉल करके पूछिए, है ना, बात करिए, मैं मोटिवेट करूँगा, हो सकता है मैं आपसे मिल भी लूँगा, ठीक है। लेकिन इस तरह के मानव जीवन को, मानव गरिमा को ठेस पहुँचाने वाले काम आप मत करिए, ठीक है। जीवन में संघर्ष लगा रहेगा, कभी सफलता आती है, कभी असफलता आती है ना, और ये चलता रहता है, ठीक है। तो सभी के लिए आखिरी में एक प्रार्थना है ना, भवतु सर्व मंगलम, भवतु सर्व मंगलम, ठीक है। मिलते हैं नए